नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है। आप भी किसी कंपनी या कॉर्पोरेट में काम करते हैं इंडिया में और आपकी कंपनी के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला गया है, नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट खोला गया है। तो ये एनपीएस अकाउंट क्या है, इसका क्या आपको फायदा है? जब आप अपनी जॉब चेंज करते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो आप इस एनपीएस अकाउंट को कैसे ट्रांसफर करा सकते हैं? आपको इसमें कितना पैसा जमा करना होता है? क्या आपकी कंपनी भी इसमें पैसा जमा करती है? साथ में कितनी टैक्स डिडक्शन या टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हो इस एनपीएस अकाउंट से? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज के एनपीएस अकाउंट के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो में कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के एनपीएस अकाउंट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगी वो बिल्कुल अपडेटेड है। एनपीएस अकाउंट दो तरह का होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉय होने के नाते एनपीएस अकाउंट खुलवाते हैं, उसको बोलेंगे टीयर 1 अकाउंट, जिससे आपकी सैलरी से पैसा कट के इसमें डिपॉजिट होता है। अब बताती हूँ दूसरा टाइप, टीयर 2 एनपीएस अकाउंट। टीयर 2 अकाउंट ऑप्शनल अकाउंट है, आप चाहें तो इसको खुलवाएं, चाहे ना खुलवाएं। टीयर 2 अकाउंट में कोई टैक्स बेनिफिट कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को नहीं मिलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जितना चाहे पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे आप इससे पैसा निकाल सकते हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए। अगर आपके पास मैंडेटरी अकाउंट टीयर 1 अकाउंट नहीं है तो आप टीयर 2 अकाउंट नहीं खोल सकते, और जैसे ही आपका टीयर 1 मैंडेटरी अकाउंट बंद हो जाता है तो टीयर 2 अकाउंट भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इसको ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं या बैंक के थ्रू भी खुलवा सकते हैं। तो उस टाइम आपको 1,000 रुपये इसमें जमा करना होता है। उसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर में आपको कम से कम एक बार पैसा जमा करना होता है और कम से कम 250 रुपये जमा करना होता है। उसके ऊपर आप जितना चाहे पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आपकी कंपनी है वो इसमें कुछ भी जमा नहीं करती है। आप ही डिसाइड करते हैं कि कब इसको बंद करना है, कितना पैसा निकालना है, कहाँ पे मेरा पैसा इन्वेस्ट हो। और जब टीयर 2 अकाउंट में पैसा इकट्ठा हो जाता है तो आप चाहें तो किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से पेंशन भी खरीद सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पेंशन खरीदे ही। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि टीयर 1 और टीयर 2 कम से कम कितना आपको इसमें जमा करना होता है। अगर ये कम से कम अमाउंट आप हर फाइनेंशियल ईयर में नहीं जमा करते हैं तो आपके एनपीएस अकाउंट हो जाते हैं फ्रीज, और उस फ्रीज अकाउंट को आप फ्यूचर में कभी भी एक्टिवेट करा सकते हैं डिफॉल्ट फी देके, और जितना कम से कम अमाउंट आपको हर साल जमा करना था वो पे करके। आप कितना भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हो अपने टीयर 1 या टीयर 2 एनपीएस अकाउंट में। अब इस पूरी वीडियो में मैं बात करूंगी टीयर 1 अकाउंट की। दिसंबर 2011 के बाद से कोई भी कंपनी या कॉर्पोरेट चाहे तो वो अपने एम्प्लॉयज के लिए एनपीएस अकाउंट को अपनी कंपनी में लागू कर सकता है। अब जो कॉर्पोरेट हैं या कंपनीज हैं उनके लिए एनपीएस लागू करना मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो ये वॉलंटरी बेसिस पे है। तो कोई कंपनी चाहे तो ईपीएफ का सिस्टम रख सकती है, कोई कंपनी चाहे तो एनपीएस का सिस्टम रख सकती है, या फिर कोई कंपनी चाहे तो दोनों की चॉइस दे सकती है, दोनों का ऑप्शन रख सकती है एम्प्लॉयज के लिए। तो अगर किसी कंपनी ने एनपीएस अकाउंट खुलवाना मैंडेटरी किया है अपनी कंपनीज के सभी एम्प्लॉयज के लिए, तो ये टीयर 1 अकाउंट आपका खुलेगा ही खुलेगा। टीयर 1 एनपीएस अकाउंट में आपको रिटायरमेंट होने तक पैसा जमा करना होता है, और रिटायरमेंट के टाइम जितना भी पैसा होता है उसे कुछ अमाउंट की आप पेंशन खरीदते हैं और कुछ आप निकाल भी सकते हैं। एज एन एम्प्लॉय जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट करते हैं, अपनी जॉब चेंज करते हैं, तो उस टाइम यही एनपीएस अकाउंट आपका ट्रांसफर हो जाता है। आपको हर कंपनी में नया नया एनपीएस अकाउंट नहीं खुलवाना है। अब जो कंपनीज हैं उनका टाई अप होता है कुछ बैंक से या कुछ कंपनी से जो कि मैनेज करेंगी एनपीएस अकाउंट या खोलेंगे एनपीएस अकाउंट उनके एम्प्लॉयज के लिए। तो आपकी जो कंपनी है जहां आपने ज्वाइन किया है उनका किस बैंक से टाई अप है एनपीएस अकाउंट के लिए, यह आपको आपका कॉर्पोरेट ही बताएगा, कंपनी ही बताएगी। लेकिन अगर वो आपको चॉइस देते हैं कि आप किसी भी बैंक में जाके एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसको टैग करा सकते हैं अपने कॉर्पोरेट से। तो कौन कौन से बैंक्स में आप जा सकते हैं एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए, इससे रिलेटेड सारी सर्विसेज लेने के लिए, इसके लिए वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा, वो आप देख सकते हो। अब बात करती हूँ कौन इसको खुलवा सकता है। अगर आपकी उम्र 18 साल से 70 साल के बीच में है, 18 to 70 के बीच में है, और आप किसी भी कंपनी को इंडिया में ज्वाइन करते हैं जिन्होंने एनपीएस को लागू किया हुआ है, तो उस कंपनी के एम्प्लॉय होने के नाते आप ये एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं, चाहे आप रेजिडेंट इंडियन हैं, आप एनआरआई हैं या ओसीआई हैं। लेकिन अगर आप पीआईओ हैं तो आप एनपीएस अकाउंट नहीं खुलवा सकते किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय होने के नाते। ये स्क्रीन पे मैंने लिस्ट दिखाई है डॉक्यूमेंट्स की एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए।
जैसे ही आप अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका एक प्रैन नंबर जनरेट होता है, प्रैन परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो फ्यूचर में भी जब भी आप अपनी जॉब चेंज करते हैं, कंपनी चेंज करते हैं, ऐसे ही आपने अपने प्रैन को शेयर करके एनपीएस को ट्रांसफर करा लेना है। तो आपका एक ही एनपीएस अकाउंट होना चाहिए। कल अगर आप कॉर्पोरेट को छोड़ के ज्वाइन करते हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, तो भी यही एनपीएस आपका ट्रांसफर हो जाता है और आपकी गवर्नमेंट के अंडर टैग हो जाता है। जैसे ही एनपीएस अकाउंट खुलता है, प्रैन नंबर मिलने के साथ साथ आपके घर पे आती है प्रैन किट। अब प्रैन किट आप दो तरीके से ले सकते हैं, चाहे तो आप सॉफ्ट फॉर्म में ले सकते हैं, ईमेल पे आपके आ जाएगा, और चाहे तो आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं, मतलब आपके घर पे किट आ जाएगी। उस किट में होती हैं 3 चीजें। प्रैन नंबर होने के साथ साथ प्रैन कार्ड भी होता है, जो कि जरूरी है एनपीएस टीयर 2 अकाउंट खुलवाने के लिए। अब ये जो प्रैन कार्ड अगर फ्यूचर में गुम हो जाता है, अगर खराब हो जाता है, तो आप इसको दोबारा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। सेकंड है आई पिन। जैसे इंटरनेट बैंकिंग होती है बैंक अकाउंट्स के लिए, उसी हिसाब से एनपीएस अकाउंट के लिए भी इंटरनेट बैंकिंग होती है, जो कि आप ई एनपीएस की वेबसाइट पे जाके वहां से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, या कोई डिटेल अपडेट कराना, सब ई एनपीएस की वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं। थर्ड है वो है टी पिन, टेलीफोनिक वेरिफिकेशन पिन। तो टी पिन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एनपीएस से रिलेटेड कोई भी सर्विस लेने के लिए एनपीएस के टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं। ये जो प्रैन नंबर है ये एक ही रहता है, तो कहीं भी आप जॉब चेंज करें, फ्यूचर में जॉब छोड़ें और उसके गैप के बाद शुरू करें, यही प्रैन नंबर आपको शेयर करना है और आपका जो एनपीएस अकाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर के फॉर्म्स भरने के बाद आपको कोई इशू है, कोई कंप्लेन है आपके एनपीएस अकाउंट से जुड़ी हुई, तो आप स्क्रीन पे सारी डिटेल्स देख रहे हैं, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब कंपनीज के लिए यहाँ पे एक बात जाननी जरूरी है कि कंपनीज या कॉर्पोरेट के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयज के एनपीएस अकाउंट खुलवाने के बाद उसमें पैसा जमा करें ही करें, लेकिन हाँ, कॉर्पोरेट या कंपनीज को टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं अगर वो पैसा जमा करते हैं। तो मोस्टली जो कॉर्पोरेट्स हैं वो एनपीएस में से पैसा जमा करते हैं। अब यहाँ पे रूल डिफरेंट हो सकते हैं, 3 तरीके से पैसा जमा होता है। एक, अगर कंपनी के रूल से सिर्फ एम्प्लॉय वही पैसा जमा करे अपने एनपीएस अकाउंट में, तो वो भी हो सकता है कि आपकी सैलरी का 10% जो बेसिक पे है उसका कट के हर महीने इसमें जाता रहेगा एनपीएस अकाउंट में। सेकंड जो ऑप्शन है, अगर जो कंपनी है वो चाहती है कि मैं भी इसमें पैसा जमा करूं, तो आपकी सैलरी से 10% कट के बेसिक पे का, और साथ में जो एम्प्लॉयर है आपकी कंपनी है वो भी इतना ही पैसा या इससे ज्यादा 14% तक भी जमा कर सकती है। और जो थर्ड है, आप भी 10%, आपकी बेसिक पे का 10% भी कर सकता है हर महीने, और इतना ही पैसा आपकी कंपनी 10% आपके बेसिक पे का इसमें डिपॉजिट कर सकती है। अब इन तीनों केस में से ये चॉइस है कंपनी की कि कॉर्पोरेट के क्या रूल हैं, वो क्या कितना पैसा इसमें जमा करना चाहते हैं या वो नहीं करना चाहते। अगर आपकी कंपनी को लगता है कि आपकी वजह से कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है कंपनी का, तो जो पैसा वो हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में जमा करते हैं वो रोका जा सकता है। इस टाइम एनपीएस अकाउंट में जमा हुए पैसे के अगेंस्ट आप लोन नहीं ले सकते। फ्यूचर में हो सकता है लोन के रूल चेंज भी हो जाए। आपके एनपीएस अकाउंट में जो हर महीने आपकी सैलरी से कट के पैसा जमा होता है या और एक्स्ट्रा पैसा आप जमा करते हैं, वो कहाँ पे इन्वेस्ट होता है? 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर जो कंपनी है उनके एनपीएस को लेके ये रूल्स हैं कि हम डिसाइड करेंगे कि हमारे एम्प्लॉयज का पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो, तो उसी हिसाब से आपके एनपीएस में जमा हुआ पैसा इन्वेस्ट होगा। लेकिन इस केस में जहां पे कंपनी डिसाइड करती है, तो वहां पे भी 1 साल पूरा होने के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं कि मेरा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो। अब दूसरी बात, कुछ कंपनीज या कॉर्पोरेट्स ये डिसीजन छोड़ देते हैं एम्प्लॉयज के ऊपर कि वो डिसाइड कर सकते हैं। तो जब आप अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाते हैं, उस फॉर्म में चॉइसेस होती हैं। अब यहाँ पे आप जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, जैसे ऑटो चॉइस या एक्टिव चॉइस, वो साल में 2 बार चेंज कर सकते हैं, और जो पेंशन फंड है वो आप सिर्फ साल में 1 बार चेंज कर सकते हैं। इन पेंशन फंड में से आपको एक पेंशन फंड चूज करना है। यहाँ से आप किसी भी पेंशन फंड का रिटर्न देख सकते हो। स्कीम जी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए, स्कीम सी है कॉर्पोरेट डेट या कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए, स्कीम ई है इक्विटी के लिए, और स्कीम ए है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो फॉर एन एग्जांपल मैं इक्विटी स्कीम ओपन करती हूँ। ये जितने भी इस टाइम पेंशन फंड हैं उनके रिटर्न्स यहाँ पे दिखाए हैं। उसके बाद आपको एक्टिव और ऑटो चॉइस दोनों में से आपको एक टिक करना होता है।
एक्टिव एंड ऑटो चॉइस क्या होती है और आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, इसके लिए मेरी एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देखें। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन फिजिकल स्टेटमेंट में आपको दिखाई देगा कि आपका पैसा कहाँ पे जा रहा है, उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। जितनी भी स्कीम्स में एनपीएस का पैसा इन्वेस्ट होता है उनके कुछ गारंटेड और फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं है। आप सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस को देख के सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। अब बात करती हूँ पेंशन के बारे में। एनपीएस अकाउंट से आपको कितनी पेंशन मिलती है और कौन आपको पेंशन देता है, पेंशन लेने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, कितनी उम्र तक आपको पेंशन मिलती है, आपके बाद क्या आपकी वाइफ को पेंशन मिलेगी, इन सभी सवालों के जवाब के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनपीएस पेंशन वीडियो का लिंक है, वो आप देखें। अगर कभी भी आपको एनपीएस अकाउंट खुलवाने के बाद लगता है कि मैं इस एनपीएस अकाउंट को बंद करना चाहता हूं और आप उसमें हर महीने अपनी सैलरी से पैसा कटवा के जमा करना बंद कर देते हैं, तो जितना भी पैसा आपके एनपीएस टीयर 1 अकाउंट में होता है तो उसका आप 20% तक निकाल सकते हैं, 20% तक निकाल सकते हैं, और जो 80% है उसकी आपको पेंशन खरीदनी पड़ेगी। अब अगर रिटायरमेंट से पहले आपको अपने एनपीएस अकाउंट से कुछ पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है तो वो आप कब निकाल सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं। जैसे ही आप अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाते हैं उसके पूरे 3 साल होने के बाद ही आप ये पैसा निकालने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते उस बीच में मैक्सिमम आप 3 बार ही पैसा निकालने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अब इसमें भी जितना पैसा आप अपने एनपीएस अकाउंट में जमा करते हैं उसका मैक्सिमम 25% तक ही निकालने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अब बात करती हूँ किन रीजंस के लिए निकाल सकते हैं। अगर आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए, आपके बच्चों की शादी के लिए आपको पैसा चाहिए, आप कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पे लेना चाहते हैं जैसे कि फ्लैट है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, या फिर अपनी वाइफ के साथ जॉइंट होल्डिंग में लेना चाहते हैं कोई प्रॉपर्टी, या फिर फैमिली में किसी को क्रिटिकल इलनेस हो गई है, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है किसी को भी, तो उसके इलाज के लिए भी आप पैसा निकालने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और लास्ट कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो तो उस केस में भी आप पैसा निकालने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अब नेक्स्ट सिचुएशन, अगर आप अपने एनपीएस अकाउंट में हर महीने अपनी सैलरी से पैसा कटवा के जमा भी कर रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि मैं रिटायरमेंट तक अपने एनपीएस अकाउंट को नहीं चलाना चाहता है, उससे पहले मुझे इसको बंद करना है, तो उस केस में जब आप अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाते हैं किसी भी कंपनी या कॉर्पोरेट के अंडर, उससे पूरे 10 साल हो जाने के बाद आप इस एनपीएस अकाउंट को बंद कराने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और वो भी रिटायरमेंट से पहले। तो इस केस में जितना भी टोटल पैसा है आपके एनपीएस अकाउंट में, तो अगर उसमें सिर्फ 2.5 लाख रुपीस या उससे कम है तो ये पैसा आप सारा का सारा निकाल भी सकते हो। लेकिन अगर 2.5 लाख रुपीस से ज़्यादा है तो उस केस में टोटल पैसे का 20% अमाउंट आप निकाल सकते हो और 80% की खरीदनी होगी आपको पेंशन। अब अगर रिटायरमेंट से पहले जो एनपीएस अकाउंट होल्डर है जिनके नाम पे एनपीएस अकाउंट खुला हुआ है उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उनका नॉमिनी एनपीएस अकाउंट में जितना पैसा है वो सारा का सारा निकाल भी सकता है या फिर उसकी पेंशन भी खरीद सकता है। अब जो आइडियल केस है, आप किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, चाहे आपने बीच में कितनी बार भी जॉब चेंज करके अपने एनपीएस को ट्रांसफर कराया है, तो जब आप रिटायर होते हैं उस कंपनी या कॉर्पोरेट के जो रूल्स हैं या रिटायरमेंट एज है उसके हिसाब से उस केस में जो भी टोटल पैसा होता है एनपीएस अकाउंट में उसका मैक्सिमम 60% तक 60% तक आप निकाल सकते हैं, और कम से कम 40% की खरीदनी होगी आपको पेंशन। अब आप चाहें तो सारे अमाउंट की भी पेंशन खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपके एनपीएस अकाउंट में टोटल पैसा ही 5 लाख रुपए उससे कम है तो आपके पास ऑप्शन रहता है सारा का सारा पैसा निकालने का, और आप चाहें तो सारे अमाउंट की पेंशन भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे एक और बात, जब आप रिटायर होते हैं अपनी कंपनी से तो जरूरी नहीं है कि आप अपने एनपीएस अकाउंट को बंद कराएं, आप चाहें तो आगे 75 की एज तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर रिटायरमेंट के बाद 75 की एज तक आपको एनपीएस अकाउंट चलाना है तो उसके क्या रूल्स हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो है, वो आप देखें। अब बात करती हूँ एनपीएस अकाउंट के टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। जो एक ऑप्शनल अकाउंट है टीयर 2 अकाउंट, उसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, और जो आप अपनी कंपनी या कॉर्पोरेट के अंडर एनपीएस अकाउंट खुलवाते हैं उसमें सारे टैक्स बेनिफिट्स या टैक्स डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हो।
एनपीएस अकाउंट में जो आप की सैलरी से हर महीने कट के पैसा जाता है, उस पे आप सेक्शन 80CCT1 के अंडर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अप टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ योर बेसिक सैलरी एंड डीएनएस अलाउंस का 10%। और जो 80C की लिमिट है 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, उसी का पार्ट होता है ये वाले लिमिट भी। तो अगर आप किसी और इंस्ट्रूमेंट में जैसे लाइफ इंश्योरेंस में, पीपीएफ अकाउंट में कहीं पे भी पैसा जमा कर रहे हैं और 80C ऑलरेडी क्लेम कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा लिमिट नहीं है। एंड सेकंड, अगर आप और एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज तक पैसा जमा करते हैं अपने एनपीएस अकाउंट में, तो उस पे आप 80CCD1B के अंडर टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ये एक ऐसा बेनिफिट है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग एनपीएस अकाउंट खुलवाना पसंद करते हैं। ये 80C सेक्शन के ऊपर की लिमिट है, तो 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा आप टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और अगर आपकी कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में, तो वहां पे भी आप टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80CCD2 के अंडर। यहाँ पे जो आपके एनपीएस अकाउंट में टोटल पैसा जाता है आपकी कंपनी की तरफ से, और साथ में अगर आपका कोई ईपीएफ अकाउंट भी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसमें पैसा जाता है, या सुपर एन्युएशन फंड है, तो इन तीनों को मिला के मैक्सिमम जो लिमिट है वो 7.5 लाख रुपीस की है टैक्स रिडक्शन क्लेम करने के लिए। आप अपनी रिटायरमेंट के टाइम अपने एनपीएस अकाउंट से जो मैक्सिमम 60% तक निकाल सकते हैं, वो भी टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा जो आप अमाउंट यूज करते हैं पेंशन खरीदने के लिए, जहां पे मिनिमम 40% और मैक्सिमम कितना भी अमाउंट आप चाहें पेंशन खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं, वो भी टैक्स फ्री होगा। लेकिन इससे जो पेंशन मिलेगी फ्यूचर में वो टैक्सेबल होगी। और जब आप पेंशन प्लान खरीदते हैं तो एट प्रेजेंट उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगता है। और टाइम से पहले जब भी आप पैसा निकालने की रिक्वेस्ट देते हैं तो वो भी टैक्स फ्री है एज ऑन डेट। फ्यूचर में हो सकता है ये टैक्स रूल चेंज भी हो जाए। तो ये थी मेरी वीडियो सारे कॉर्पोरेट या कंपनीज के एम्प्लॉयज के लिए एनपीएस अकाउंट के बारे में। अगर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं तो उनके लिए सेपरेट वीडियो है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिलेगा, वो आप देखें। इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो जितने भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं, आपके कुलीग्स हैं, उनके साथ आप इसको जरूर शेयर करें। और अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे जाएं, यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, इस पे क्लिक करके घंटी के निशान पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें। यहाँ से वीडियो को लाइक करें और यहाँ से दूसरों के साथ शेयर करें।